नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की मिशन गुजरात की, अखिलेश यादव की मोदी सरकार को चेतावनी की, देखेंगे कैसे तेजस्वी के ऐलान से उड़ी एनडीए की नींद और उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के साथ धनखड़ के इस्तीफे पर उठते सवालों को, जानेंगे क्यों पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले मचा भारी बवाल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की इस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, कहा आपने ट्वीट में मसाला डाला। कंगना ने महिला किसान को बताया था 100 रुपए में धरना देने वाली। सुप्रीम कोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में फोटो रील पर लगा बैन, मीडिया कर्मियों को सीमित छूट, सर्कुलर जारी। सुप्रीम कोर्ट बोला पूरे देश को साफ हवा का हक, दिल्ली एनसीआर ही क्यों, देश भर में पटाखे होने चाहिए बैन, बस दिल्ली के लिए नहीं बना सकते पॉलिसी। शेयर बाजार में तेजी, 355 अंकों की तेजी के साथ 81,904 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 108 अंकों की तेजी के साथ 25,114 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गुजरात में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राहुल गांधी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो बीजेपी को गुजरात में हराएंगे। 2022 में जो चुनाव हुआ उसमें वोटों की चोरी हुई, लेकिन इस बार ना वोटों की चोरी होगी और ना ही बीजेपी चुनाव जीत पाएगी। बीजेपी को गुजरात में ही हराने के लिए वो लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। अब एक बार फिर राहुल गांधी राज्य के दौरे पर पहुंचे और कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने और क्यों उनसे डरी हुई दिखाई दे रही है बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी गुजरात के जूनागढ़ पहुंचे। यहां कांग्रेस का 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी ने कार्यकर्ता से बात की कि कैसे बीजेपी का सामना करना है, उन्हें हराना है, इसके बारे में बताया। इससे पहले जूनागढ़ पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से कहा, नहीं, मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं, ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया। तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। सर, ये उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्या वोट चोरी हुई है? पीएम मणिपुर जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वोट चोरी बड़ा मुद्दा है। राहुल ने साफ कर दिया कि वो वोट चोरी नहीं होने देंगे। इससे पहले उन्होंने ये भी दावा किया कि जल्द ही हाइड्रोजन बम फूटने वाला है और इसकी सबसे ज्यादा गूंज गुजरात में ही दिखाई देगी। राहुल पहले ही बीजेपी को चुनौती दे चुके हैं कि इस बार उसे गुजरात में हराएंगे। इसके बाद से पिछले 7 महीनों में राहुल गांधी का गुजरात का ये 5वां दौरा है। उन्होंने पिछली बार 26 जुलाई को आणंद में आयोजित एक शिविर में भाग लिया था और अब जूनागढ़ में वो पहुंचे। कांग्रेस सांसद के गुजरात पहुंचने से पहले पार्टी ने रेस का घोड़ा और शादी का घोड़ा अलग करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। दरअसल इसी साल मार्च में राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंचे थे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है और बारात के घोड़े को रेस में भेज देती है। पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन वो बंधे हुए हैं। अगर सख्त कार्रवाई करनी पड़े और 30 से 40 लोगों को निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए। अब रेस का घोड़ा रेस में जाएगा, यानी जो कार्यकर्ता मेहनत करेगा पार्टी उसी पर दांव लगाएगी। पार्टी कार्यक्रम से दूरी बनाने वाले अमरेली के जिला अध्यक्ष प्रताप को बाहर करने की तैयारी शुरू हो गई है। 9 और जिला अध्यक्षों को बदलना तय है, जिन्हें लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नाराजगी जता चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने साफ शब्दों में कहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष काम नहीं करेंगे उनके पद छीन लिए जाएंगे। उन्होंने प्रदर्शन सुधारने के लिए 90 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। राहुल ने गुजरात से बीजेपी पर हमला बोला तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार पर तमाम मुद्दों को लेकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने नेपाल के मौजूदा हालात को लेकर सरकार को चेतावनी दी, साथ ही चुनावी धांधली, कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नेपाल के मौजूदा हालात को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वोट चोरी और चुनावी धांधली जारी रही तो भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी देशों और हमारी सीमाओं पर शांति हो। जैसा कि हमने देखा है, भारत सरकार कई बार अपनी विदेश नीति में असफल रही है। उनकी आंतरिक राजनीति में क्या हुआ है, इस बारे में कई कहानियां सामने आ रही हैं। इसके साथ ही अखिलेश ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में हाल के चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, खासकर अयोध्या में। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बाहर से लोग आए और वोटों की चोरी हुई। चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग नहीं बनना चाहिए, बल्कि चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए चुनाव आयोग को
हमें पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग उन निर्देशों का पालन करेगा। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा। इसके साथ ही अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य में अपहरण के अलावा डिजिटल गिरफ्तारियां भी बढ़ी हैं और इस मामले में यूपी देश में पहले स्थान पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जो सरकार के फेलियर को दर्शाता है। अखिलेश यादव के मुताबिक अगर वोट चोरी जैसी घटनाएं जारी रही तो जनता सड़कों पर उतर सकती है, जैसा कि नेपाल में हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है। वोट चोरी पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने ही मोदी सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है, तो बिहार से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इसी महीने बिहार अधिकार यात्रा शुरू करने जा रही हैं। राहुल तेजस्वी की हालिया वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी की ये यात्रा महागठबंधन को और मजबूती देने के लिए है। इस यात्रा से बिहार का सियासी पारा चढ़ने की उम्मीद है। तो क्या है इस बिहार अधिकार यात्रा को लेकर पूरी जानकारी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा से लगे झटके से बीजेपी अभी उबर भी नहीं पाई है कि विपक्ष एक बार फिर उसकी टेंशन बढ़ाने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। राज्य में विपक्ष की एक और यात्रा निकलने जा रही है। दरअसल चुनाव को देखते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जो 16 से 20 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान तेजस्वी 10 जिलों को कवर करेंगे। ये यात्रा जहानाबाद से शुरू होकर वैशाली में पूरी होगी। इन 5 दिनों में तेजस्वी कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद करेंगे। इस खबर के आते ही पूरे एनडीए खेमे की टेंशन बढ़ गई है। ये यात्रा जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर होते हुए वैशाली पहुंचेगी। इस यात्रा का मकसद पार्टी के जनाधार को मजबूत करना और महागठबंधन के अंदर अपनी स्थिति को और सशक्त करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। उस यात्रा में दोनों नेताओं ने 20 जिलों का दौरा कर 1300 किलोमीटर का सफर तय किया। यात्रा में जहां वोट चोरी के खिलाफ दोनों नेताओं ने बिहार की जनता को जागरूक किया, तो वहीं चुनाव से पहले राज्य में महागठबंधन की जमीन भी मजबूत की। और अब तेजस्वी की इस नई यात्रा से बिहार का सियासी पारा और चढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी की इस यात्रा से महागठबंधन को कितना फायदा मिलता है। तेजस्वी की इस यात्रा को लेकर काफी चर्चा हो रही है, तो चर्चा में नए उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह भी बना हुआ है। देश को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। राष्ट्रपति मुर्मू ने राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। इस मौके पर कई अहम राजनीतिक हस्तियां मौजूद रही। खास बात यही रही कि जगदीप धनखड़ भी शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे को लेकर सवाल अब भी बरकरार है और अब ये सवाल एक बार फिर गर्मा गया है, क्योंकि इस्तीफे के 53 दिन बाद धनखड़ सार्वजनिक रूप से बाहर आए हैं। वो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से बात करते हुए दिखाई दिए, लेकिन मीडिया से उनकी दूरी अभी भी बनी हुई है। दरअसल धनखड़ राष्ट्रपति भवन में आयोजित सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। राधाकृष्णन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। 11 सितंबर 2030 तक वो इस पद पर काबिज रहेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में वैसे तो कई हस्तियों ने शिरकत की, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई धनखड़ की। परंपरा के मुताबिक उन्हें भी निमंत्रण भेजा गया और जब वो वहां पहुंचे तो उम्मीद जताई जा रही है कि अब उन सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे जो उनके इस्तीफे के बाद उठ रहे थे। 21 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही खत्म होने के बाद अचानक धनखड़ के इस्तीफे की खबर आई, जिसने सबको चौंका दिया था। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन जिस तरह वो इस्तीफे के बाद गायब हो गए, उन्हें लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि वो कहां हैं, कैसे हैं। बस इतनी खबर सामने आई कि धनखड़ अजय चौटाला के फार्म हाउस पर शिफ्ट हो गए। उन्होंने उपराष्ट्रपति आवास छोड़ दिया है, लेकिन मीडिया से उनकी दूरी बनी हुई थी। उसके बाद विपक्ष ने उन्हें लेकर कई सवाल किए, उनकी सेहत को लेकर चिंता भी जाहिर की। विपक्ष का आरोप है कि धनखड़ का इस्तीफा सरकार के दबाव में आया। हालांकि सरकार का कहना है कि उनके इस्तीफे पर बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष के सवाल तब तक खत्म होते नजर नहीं आ रहे जब तक धनखड़ खुद इस पर जवाब न दे दे। और अब जब वो सामने आ गए हैं, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि धनखड़ अपने इस्तीफे को लेकर क्या कहते हैं, या फिर आगे भी चुप्पी साधे रहेंगे। धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सवाल अब भी बरकरार हैं, तो सवाल पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर भी उठ रहे हैं। मई 2023 में मणिपुर में शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद अब पीएम मोदी पहली बार मणिपुर जाने वाले हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा से पहले राज्य में हिंसा भड़क गई। एक तरफ स्थानीय लोग उनके इस दौरे का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं मणिपुर बीजेपी में सामूहिक इस्तीफे की खबर भी सामने आई है।
देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 13 सितंबर को पीएम मोदी के चुराचांदपुर दौरे से ठीक पहले राज्य में तनाव का माहौल है। पीएम के दौरे का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, जिसे लेकर उनकी पुलिस से झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। ये झड़प तब हुई जब ये लोग पीएम के स्वागत के लिए लगाए गए पोस्टर्स और बैनर्स फाड़ रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाया, लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया कि पीएम मोदी की ये यात्रा आसान नहीं होने वाली है। मई 2023 से शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद ये पीएम की पहली मणिपुर यात्रा होगी। लंबे वक्त से विपक्ष पीएम मोदी के मणिपुर न जाने और इस मामले पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठा रहा था। ये मुद्दा संसद में भी लगातार उठाया गया है और अब जब पीएम मोदी चुराचांदपुर आ रहे हैं तो लोग अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। कई संगठनों ने विरोध के लिए काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जबकि छात्र संगठनों ने पीस ग्राउंड के बाहर खाली ताबूत रखकर अपना रोष जताया है। उनका कहना है कि ये ताबूत हिंसा में मारे गए लोगों का प्रतीक है, जिन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। इन विरोध प्रदर्शनों के साथ साथ राज्य में किस तरह बीजेपी की पकड़ कमजोर होती जा रही है, इसकी तस्वीर भी सामने आई है। हाल ही में 2 पूर्व बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था कि अब राज्य में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल उखरुल जिले के फुंग्यार निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के 43 सदस्यों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में मंडल अध्यक्ष, महिला और युवा मोर्चा के प्रमुख भी शामिल हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह पार्टी के भीतर परामर्श, समावेशिता और जमीनी स्तर के नेतृत्व के प्रति सम्मान की कमी को बताया है। इस घटना से साफ हो गया है कि मणिपुर बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और लोगों के साथ साथ पार्टी नेताओं का भी बीजेपी पर से भरोसा उठने लगा है। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। इस माहौल में पीएम मोदी का मणिपुर दौरा न सिर्फ एक राजनीतिक चुनौती है, बल्कि इस बीच ये देखना भी अहम होगा कि वो किस तरह इस संवेदनशील मुद्दे को संभालते हैं। पीएम मोदी का मणिपुर दौरा विवादों में घिर गया है तो चर्चा उमर खालिद की जमानत को लेकर भी गरमाई हुई है। 2020 के दिल्ली सांप्रदायिक टकराव से जुड़े मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम के अलावा दूसरे आरोपियों की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 2020 के दिल्ली सांप्रदायिक टकराव से जुड़ी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की और मामले को 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। इन सभी पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने इस मामले की सुनवाई को स्थगित करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पूरक सूची के मामले रात 2:30 बजे आए, इसलिए उन्हें इस केस से जुड़े दस्तावेज ठीक से पढ़ने का समय नहीं मिला। इन सभी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इन कार्यकर्ताओं की भूमिका प्रथम दृष्टया गंभीर है और वो विरोध प्रदर्शनों की आड़ में हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकते। इन कार्यकर्ताओं को 2020 में हुए दिल्ली सांप्रदायिक टकराव में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि इन सभी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की साजिश रची थी, जबकि कार्यकर्ताओं के वकीलों ने लगातार ये आरोप लगाया है कि उन पर लगाए गए आरोप मनगढ़ंत हैं और उन्हें लंबे समय तक जेल में रखना न्याय से इनकार के समान है। ये मामला पिछले 5 सालों से अदालत में चल रहा है। अब 19 सितंबर को इस मामले में अपीलकर्ताओं को जमानत मिलती है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं तो नजरें इस वक्त नेपाल पर भी बनी हुई हैं। नेपाल में नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सामने आ रहा है, पर उनकी एक डिमांड को लेकर राष्ट्रपति पौडेल राजी नहीं हो रहे, जिसके चलते पेच फंसा हुआ है। इस बीच पुराने राजनेताओं के खिलाफ भी बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। तो नेपाल में क्या है राजनीतिक माहौल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर कोशिशें तेज हैं। राष्ट्रपति भवन में एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है, लेकिन ये बैठकें किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। हालांकि चर्चा है कि अंतरिम सरकार के नेतृत्व के लिए पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई, लेकिन इसमें संवैधानिक पेच फंसा हुआ है। कार्की ने कहा कि संविधान के मुताबिक संसद कायम रहते हुए किसी गैर सांसद जो संसद का सदस्य न हो उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में पहले संसद को भंग किया जाना चाहिए। अब कार्की की इस मांग पर नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सहमत नहीं हो रहे।
वो संसद भंग करने के मूड में नहीं है। जेन ज़ी आंदोलन के प्रतिनिधियों सहित कुछ पक्षों ने भी कानूनी आधार पर संसद भंग करने की वकालत की, जबकि अन्य ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कार्यरत संसद की जरूरत पर जोर दिया। वैसे प्रदर्शनकारी युवाओं ने ये साफ कर दिया है कि नेपाल किस तरह से बेहतर चलेगा, ये अब युवा ही तय करेंगे। उन्होंने सरकार के गठन को लेकर चीन, भारत और अमेरिका को भी चेतावनी दी है कि वो नेपाल के मामले में हस्तक्षेप ना करे। ऐसे में एक बात तय मानी जा रही है कि ये युवा ही अंतरिम सरकार का फैसला करेंगे। नेपाल में सरकार पर तस्वीर भले ही साफ ना हो पाई हो, लेकिन पीएम ऑफिस जरूर तैयार हो गया है। सिंह दरबार में नया पीएम ऑफिस बनाया गया है। इस बीच देश के पुराने राजनेताओं के खिलाफ एक्शन की तैयारी जरूर हो गई है। खबर है कि केपी ओली समेत नेपाल के 6 पूर्व प्रधानमंत्रियों को सक्रिय राजनीति से पूरी तरह दूर करने यानी जबरन रिटायरमेंट के प्लान का काम हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रधानमंत्रियों में केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउवा, पुष्प कमल दहल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनल और डॉक्टर बाबूराम भट्टाराई का नाम शामिल है। अब नेपाल की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है, कौन देश का प्रधानमंत्री बनता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की इस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आज देश के नए उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें सबसे बड़ी खबर यह हुई कि देश के कई दिनों से नदारद चल रहे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस समारोह में शामिल हुए। अब देखना यह है कि क्या इसी तरह से जगदीप धनखड़ जी लोगों को नॉर्मली दिखाई देते रहेंगे या फिर मिस्टर इंडिया की तरह से वजूद तो होगा लेकिन नजर नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।